हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इससे पहले दो वीडियो हमने ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ लिए। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में देखा और हमें ये समझ में आया कि ब्लॉक एलिमेंट्स में तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ज़्यादा कॉमन देखी जाती हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 वाली। लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा लॉजिक एंड रीजन बता दिया था। इसके अलावा +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है जो कि पाई जाती हैं बट रेयर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम +2 एंड +4 एंड +3 के बारे में, जितने भी तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, कुछ कीवर्ड्स, की पॉइंट्स जो होंगे वो हम याद रखने की कोशिश करेंगे। इसी देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब एक तरीके से कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं। ये आपको रटना पड़ेगा, इनको याद रखना पड़ेगा। कुछ लॉजिक्स होंगे ऑब्वियसली, वो मैं आपको बताते चलूंगा, पर जहाँ तक पॉसिबल हो मैंने उतने ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भले ही वो आपका IIT जैम हो, BHE हो, DU हो, या TIFR हो, या गेट हो, या CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं दे आर मोर देन इनफ, ये सफिशिएंट होंगे। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दीजिएगा, अगर आप BSc MSc के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो, और उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये इनफ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं +3 कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहली बात, मेटल्स आर ऑल सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट कलर के दिखेंगे, जैसे नॉर्मली हर मेटल दिखता है। पहला पॉइंट, वेरी रिएक्टिव। अगर आपके जितने भी ये लेंथेनाइट्स हैं काफी रिएक्टिव होते हैं भैया, बहुत रिएक्टिव होते हैं, काफी अच्छा। ऐसे नहीं है कि ये रिएक्ट नहीं करते, ये काफी रिएक्टिव होते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे मेटल्स इसमें ऐसे भी हैं जिनकी रिएक्टिविटी S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करी जाती है, जैसे कैल्शियम के साथ, और कुछ केसेस में P ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम के साथ की जाती है। तो काफी रिएक्टिव है, टिपिकल मेटल का बिहेवियर दिखाते हैं। हेवियर मेटल्स फॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड, हेंस रिएक्टिव, हेंस लेस रिएक्टिव। जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं नीचे वाले इन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। अब ये तो एल्यूमिनियम भी करता था, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा Al2O3 के बारे में, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और रिएक्ट नहीं करता है, फिर जल्दी से अनरिएक्टिव हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड्स की। हम इस फॉर्मेशन को एक कहते थे, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको पैसिवेशन एक प्रोसेस कहा जाता था, जिसमें मेटल को हम HNO3 के अंदर डालते थे और उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता था वो, फिर वो पैसिव हो जाता था, वो एक्टिव नहीं होता था। तो सेम यहाँ पर भी होता है, जो हैवियर मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड की लेयर बना के कम रिएक्टिव हो जाते हैं। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऑकर्स फॉर यूरोपियम +3 एंड यटरबियम +3। सी, अब इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। आप सबको पता है, ऊपर से आप नीचे जाओगे तो या इस तरीके से जाए तो साइज, जो एटॉमिक साइज होता है वो धीरे धीरे एटॉमिक साइज इस तरीके से डिक्रीज होने लगता है, इस तरीके से डिक्रीज होने लगता है। लेकिन मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी आपको यूरोपियम +3 में दिखेगी और यटरबियम +3 में दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, यूरोपियम +3 का मतलब वो 4f7 हो चुका है, 4f7 हो चुका है, 6s2 हो गया है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना विल बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप यटरबियम की बात करो, यहाँ पर 4f14 हो जाता है और यहाँ पे ये S का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस 14 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे वो ट्रेंड आप देख सकते हो कि सबसे मैक्सिमम आपको यूरोपियम की आयनाइजेशन एनर्जी दिखेगी और यटरबियम की दिखेगी, और बाकी की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अकॉर्डिंगली ट्रेंड फॉलो करते हैं। सबसे लोवेस्ट किसकी होगी? लैंथेनम की होगी, गैडोलीनियम की होगी। गैडोलीनियम की क्यों होगी? अगर आप गैडोलीनियम की देखो तो 4f7 है, इसमें भी 4f7 है, लेकिन फर्क याद रखना, इसमें जो D का इलेक्ट्रॉन है वो D के D में ही है। यहाँ पर D का इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको दिखाया था, अगर इफ यू रिमेंबर दिस। सी, यूरोपियम में 4f7 होता है क्योंकि D का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां जंप कर चुका होता है, 4f7 हो गया है। सिर्फ ये दो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। लेकिन गैडोलीनियम में, विच इज एन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें D का इलेक्ट्रॉन D में ही रहेगा, S का S में ही रहेगा, F का F में ही रहेगा, यहाँ से ये तीन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान है। इसीलिए गैडोलीनियम का, लैंथेनम का, क्योंकि लैंथेनम के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना काफी आसान है, और ल्यूटेशियम का, क्योंकि यहाँ के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान है, क्योंकि 4f14 होता है। तो लैंथेनम, गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम, इनका जो आप कह सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी होगा +3 का, वो सबसे मिनिमम होगा। और फिर ट्रेंड क्या दिखेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रेंड आपको यहाँ दिखाई देगा। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है इसको। तो याद रखना, मैक्सिमम किसके लिए होगा? मैक्सिमम उनके लिए होगा जहाँ पे नोबल आपका जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, और मिनिमम उनके लिए होगा जहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये याद रखने की कोशिश करना, यहाँ ये वो एलिमेंट है जिनके D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वो एलिमेंट है जिसके D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। The E0 वैल्यूज आर वेरी हाई। E0 वैल्यूज हाई का मतलब होता है कि ये जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा कि जब भी हम मेटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनका रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए मेटल अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +X, ठीक है, और अगर उसको X इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो बना लेता है मेटल।
तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे इसका ई नॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन अगर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब वो रिडक्शन नहीं करते, वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब वो रिडक्शन नहीं कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है। अब इन मेटल्स की रिडक्शन वैल्यू बहुत हाई होती है, -2.48 से लेके -2.26 तक होती है, मतलब ये लोग रिडक्शन नहीं करेंगे, इस रिएक्शन का उल्टा करना पसंद करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन करना। अब मैंने कहा ना दे आर वेरी रिएक्टिव, अब रिएक्टिव है वो भी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो ये रिडक्शन नहीं करेंगे। लैंथेनम्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, देखो कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे, ये काफी रिएक्टिव होते हैं भैया, मैग्नीशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैग्नीशियम +2 बनाता है, एल्यूमिनियम +3 बनाता है, उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने उनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड वो सब के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। लास्ट पॉइंट अब बात कर लेते हैं कंपाउंड्स का। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ये लैंथेनम है, ठीक है, लैंथेनॉइड्स, LN और LA में फर्क है, ये याद रखना, ये लैंथेनम है, ये लैंथेनॉइड्स है। तो मैं बोलते बोलते लैंथेनम बोलूंगा बहुत बार। ये कोई भी लैंथेनॉइड्स अगर आप लेते हो, अगर वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, आप उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपको टेस्ट में काम आती हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर आयोनिक एंड बेसिक, इनके जितने हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो आयोनिक होते हैं पर बेसिक्स होते हैं। अब इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको ये याद हो, आयन एक्सचेंज के बारे में, जहाँ पे हम इनकी सेपरेशन में इसका यूज करते हैं कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो किस तरीके से सेपरेट होते हैं, कैसे। इवन आप लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी ये सारी चीजें सिखाई थी। अगर आपको प्रेसिपिटेशन वाला फंडा याद हो कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या फर्क है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन आयोनिक है, कौन कोवेलेंट है, ये इनके सेपरेशन में हमको बहुत हेल्प करता है। दिस विल हेल्प यू इन सेपरेशन। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिसिटी ऑर्डर डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। अगर आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। एम आई राइट? तो बेसिसिटी डिक्रीजेस क्योंकि उनका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो अगर आपके पास ल्यूटेशियम है, छोटा है, और हाइड्रोक्साइड है, फजान्स रूल की वजह से वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा OH- का। लैंथेनम या सीरियम ऑन दी कॉन्ट्ररी वो बड़े एटम्स होते हैं, बड़े आयंस होते हैं, तो वो OH- को उतना पोलराइज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर बना रहेगा, यहाँ पे आयोनिक की जगह कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इससे इसकी सल्यूबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, और सिंस इसकी सल्यूबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, हम इनका प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको सेपरेशन मेथड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दी ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड आयोनिक, इवन ये ऑक्साइड्स भी बनाते हैं ऑफ द फार्मूला Ln2O3, जैसे Al2O3 बनाते हैं ना, एल्यूमिनियम O3, वैसे ही ये भी Ln2 लैंथेनॉइड्स 2O3 का फॉर्मूले से ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओनली सीरियम फॉर्म CeO2, रेस्ट ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ Ln2O3। सिर्फ सीरियम अकेला CeO4 बनाता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अकेला सीरियम ही है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई केमिस्ट्री दिखा सकता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी हैं वो +3 में ही रहना पसंद करते हैं। तो सीरियम को छोड़ के बाकी सब आपको Ln2O3 के फॉर्मूले। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ। जब आप लिखते हो लैंथेनॉइड 2O3, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2 बार है, तो +3 और +3 कितना हो गया, +6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, -2 होता है, तो -2 -2 -2 -6 हो गया, तो बैलेंस हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती है मेरे पास कभी कभी। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी सारी चीजें आपको +3 के बारे में याद रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आपको मैं ऐड कर देता हूँ। लैंथेनॉइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, ये तो मेन पॉइंट्स हो गए जो आपको चीजें याद रखनी है। अब कुछ हाइड्रोजन, कुछ जैसे हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फ्लोराइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में। अब ये ना रेटिफिकेशन वाली चीजें जितना हो सके रट लो, नहीं याद रहती है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं ये बता रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि आपको मेटल इलेक्ट्राइड्स के बारे में इवन मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने मेटल इलेक्ट्राइड्स के बारे में यहाँ पढ़ाया था, जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल दो स्टफ पढ़ा रहा था कि कैसे ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मेटल अमोनिया में डिजोल्व होने के बाद करता है लिक्विड अमोनिया में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री होता है और आयोडीन होगा। अब आयोडीन की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है। हैलाइड्स के साथ तो ये इलेक्ट्राइड्स बनाते ही बनाते हैं, इवन हाइड्रोजन के साथ भी ये इलेक्ट्राइड्स बनाते हैं। जैसे लैंथेनम हाइड्रो H2 है। अब लैंथेनम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स H- होगा लैंथेनम, तो एक नेगेटिव चार्ज कौन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होता है वो एक अनायन का काम करता है।
ये अनायन जो है, या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास प्रेजेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मेटल इलेक्ट्राइड्स इनको कहते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट को याद रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक कंपाउंड है यटरबियम, जो आप देखोगे लास्ट वाला जो कंपाउंड है यटरबियम, ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाता है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड भी आप लोगों को पता होगा अगर आपने सॉलिड स्टेट्स वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे हम फ्रेंकल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्कॉट के डिफेक्ट के बारे में, वहीं पे एक आती है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, जहाँ कंपाउंड जो होते हैं वो स्टोक्योमेट्री में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे यटरबियम जो होता है वो इस तरीके से कंपाउंड बनाता है। अब देखो, अगर आप देखो YbH3 होना चाहिए। क्यों H3 होना चाहिए? अगर यटरबियम पे +3 चार्ज है तो 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन ये 3 ना होके सिर्फ 2.5 प्रेजेंट। आप बोलोगे ऐसे कैसे, आधा हाइड्रोजन? तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती है, देयर आर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट्स। यटरबियम ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन, तो बैलेंस कैसे इलेक्ट्रिकली? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस कर देता है। तो यटरबियम फॉर्म नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, बाकी के लोग मेटल इलेक्ट्राइड्स बनाते हैं, ये याद रखो। फ्लोराइड्स आर वेरी इनसोल्यूबल एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड। फ्लोराइड्स इनके इनसोल्यूबल होते हैं, ये याद रखना। दिस इज यूज्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लैंथेनाइड्स। अगर मुझे लैंथेनाइड्स को आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ग्रुप एनालिसिस करते हो आप, ग्रुप एनालिसिस में हम डालते हैं ना, जैसे लेड का क्लोराइड येलो कलर की पीपीटी बन जाती है, सिल्वर हैलाइड की पीपीटी बन जाती है, वैसे ही अगर लैंथेनम प्रेजेंट है यानी ये पता करना होगा तो फ्लोराइड टेस्ट करते हैं। अगर फ्लोराइड टेस्ट में पीपीटी मिल जाती है, इसका मतलब आपका लैंथेनाइड प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं इसको। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड अगर आप डाल देते हो, मान लीजिए कुछ हद से ज्यादा फ्लोराइड अगर आप डाल देते हो, एक्सेस ऑफ सोल्यूशन बना लेते हो, तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड वहां पे बन जाता है इस तरीके का। क्लोराइड्स आर डेलिसिक्वेंट एंड सोल्यूबल, काफी सोल्यूबल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्लोराइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लोराइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्लोराइड्स आर सोल्यूबल होते हैं और डेलिक्विसेंट होते हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक होता है ऑन रिएक्शन विद कार्बन इन एन एटमॉस्फेयर दे फॉर्म कार्बाइड्स। ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स बनाते हैं। आप बोलोगे सर आप ऐसे कितनी रिएक्शन हम याद रखेंगे, किस किस के साथ याद रखेंगे? तो देखो, ऐसे तो बहुत सारी दुनिया भर की चीजें, लैंथेनॉइड्स के रिएक्शन दुनिया भर के हो सकते हैं, बट ये कुछ लिमिटेड एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपको ये याद रखने हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, फ्लोराइड्स इनसोल्यूबल होते हैं, क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं, कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं। फिर आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड्स में कैसे बेसिसिटी ऑर्डर ऊपर से लेके नीचे जाने पे कैसे चेंज होता है। फिर ई नोट की वैल्यू क्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। ऐसे अगर मैं लिखने जाऊँगा तो 5-10 स्लाइड हो जाएंगी जिनमें अलग अलग कंपाउंड्स के साथ अलग अलग मैं रिएक्शंस लिख सकता हूँ, बट वो सब हमें याद नहीं रखना होता। पढ़ो, समझो, भूल जाओ, दैट्स इट, मोर देन इनफ। कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं, जैसे LnC2। अगर आप देखोगे यहाँ पे लैंथेनम है एंड C2 इस फॉर्मूले से, या आपका फॉर्मूला हो सकता है Ln4C2 थ्राइस। ये दो फॉर्मूले से आपके कार्बाइड्स बनते हैं, कार्बाइड यानी जिनके साथ कार्बन अटैच हो जाता है। याद रखना, लैंथेनम कार्बाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम कार्बाइड। ये एक स्टेटमेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो S ब्लॉक के साथ करते हैं। तो लैंथेनम कार्बाइड जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं कैल्शियम कार्बाइड से, ये पॉइंट याद रखना। तो अब इतना सब चीजें आप लिख सकते हो, PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें से मैक्सिमम चीजें जितनी आप बाय हार्ट कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करना। दैट्स ऑल अबाउट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो याद रखना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ सीरियम दिखाता है। सीरियम के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि एक स्टेबल एक्वियस केमिस्ट्री दिखाता होगा। तो सीरियम इज द ओनली लैंथेनाइड दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, शोज एक्वियस केमिस्ट्री, ठीक है। हाई चार्ज ऑन आयन लीड्स टू बीइंग हेवीली हाइड्रेटेड। सीरियम के ऊपर +4 चार्ज है। दूसरी बात, वो छोटा है, काफी छोटा है, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वो काफी हाइड्रेटेड होता है, वाटर उसको सराउंड करके रख देता है। सीरियम +4 कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जब मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अगर वो +4 में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोशिश करेगा, बिकॉज +4 इज एन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो वो +3 में जाने की कोशिश करेगा। अगर +3 में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कोई भी सामने अगर कोई X प्रेजेंट होगा वो उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, खुद का रिडक्शन करवा लेगा। यही रीजन होता है कि सीरियम के कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काफी यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। अगर आपने थोड़ी बहुत भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, आपको पता होगा KMnO4 पर्पल कलर का हम यूज करते हैं टेस्ट के तौर पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2SO4 के साथ, थोड़ा सा वार्म H2SO4 लेके करते हैं। K2Cr2O7 को भी हम करते हैं, एसिडिक कंडीशंस बना के करते हैं। उसकी जगह अगर आप यूज करते हो सीरियम के कंपाउंड्स को, तो दे विल बी वर्किंग इन सिमिलर वे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ये एक मेन पॉइंट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सीरियम ऑक्साइड हैज गॉट फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड। सीरियम ऑक्साइड का मतलब होता है यहाँ पे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में FCC बनाएगा, मेटल
मेन क्रिस्टल बनाएगा जहाँ पे कॉर्नर पे और फेस पे आपका सीरियम प्रेजेंट होगा, और जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये मेन पॉइंट याद रखना, इसके स्ट्रक्चर याद रखना। एक और बड़ी बात, सीरियम सल्फेट इज येलो लाइक K2CrO4। सीरियम सल्फेट जिसको सिरिक सल्फेट कहते थे पहले के टाइम पे, ये येलो कलर का होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सीरियम फ्लोराइड इज व्हाइट एंड हैज गॉट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। एंटी प्रिज्म ज्योमेट्री होती है इसकी, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ऊपर 4 एटम्स होंगे, यहाँ पे 4 एटम्स होंगे देखो, और नीचे 4 एटम्स होंगे, लेकिन ये जो 4 एटम्स होंगे वो एंटी पोजीशन में होंगे। देखो प्रिज्मेटिक पोजीशन क्या होती है, जब चारों इस तरीके से प्रेजेंट हो, एक के नीचे एक, इसको प्रिज्मेटिक, स्क्वायर प्रिज्मेटिक कहते हैं। और एंटी प्रिज्मेटिक का मतलब होता है ऊपर वाला अगर घूम जाए, इस तरीके से आ जाए, हम इसको स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक कहते हैं। तो इस ज्योमेट्री में आपका प्रेजेंट होता है सीरियम फ्लोराइड। ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसकी ज्योमेट्री होती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे आता हूँ, जो कि CSIR नेट का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपके पास सीरियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, मैक्सिमम लोग कहेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आई एम सॉरी, आपका जो NO3 माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। बाइडेंटेड का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, आपका इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बाइंडिंग कौन करेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन करेगा। NO2 नहीं है, ये NO3 है, NO3 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो आपका प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है। अगर 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 12। और अगर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो हमको यहाँ पे जो ज्योमेट्री मिलती है उसको कहा जाता है आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, मैंने लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा मैंने, मैं फिर भी लिख दे, आगे लिखा होगा शायद मैंने, नहीं, तो इसको याद रखना, आइकोसाहेड्रॉन। ये ज्योमेट्री होती है जहाँ पे आपका सीरियम होगा और आपका नाइट्रो NO3 ग्रुप, देख रहे हो NO3 ग्रुप में, ये भी याद रखना बाइंडिंग कौन कर रहा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग करता है यहाँ पे, और ये इसकी ज्योमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रॉन कहते हैं इसको। ये ज्योमेट्री यहाँ पे बनती है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब यहाँ पे अगर NO3 ग्रुप को आप हटा दो, यहाँ पे सीरियम +4 स्टेट में है, यहाँ पे ये +4 स्टेट में है, नाइट्रो ग्रुप पे -1 चार्ज होता है NO3 पे, तो यहाँ पे 6 है तो ये -6 हो गया। ओवरऑल मिला के कितना हो जाता है, ओवरऑल मिला के -2। इसको स्टेबलाइज करने के लिए काउंटर आयन आ गया, काउंटर आयन कितना है, +2, क्योंकि अमोनियम +1 होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं NO3 में से 2 NO3 हटा देता हूँ और उसको PH3PO ग्रुप लगा देता हूँ, ये अनदर लिगेंड है, बल्कि लिगेंड है। अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो मुझे एक न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ये 4 NO3 ग्रुप प्रेजेंट है तो -4 हो गया, सीरियम +4 हो गया, ये 0 हो जाता है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस लिगेंड विच कैन गिव मी ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो सिर्फ सीरियम के बारे में इतनी ही चीजें याद रखनी है। देखो अगर आप रेफरेंस बुक खोलोगे ना, दुनिया भर का वहाँ पे राम कहानी लिखी होगी आपको। यू डोंट हैव टू रीड एंड बाय हार्ट एवरीथिंग। ये कुछ बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स मैंने ढूंढ के निकाल रखे काफी। जब मैं CSIR नेट की तैयारी कर रहा था, जब मैं खुद हैदराबाद में पढ़ने के लिए गया था, तब हम जहाँ पे बुक्स रेफर करते थे, मैंने वहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला ये याद रखना, ये वाला पॉइंट, सीरियम ऑक्साइड की ज्योमेट्री फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। सीरियम फ्लोराइड जो होता है स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक होता है, ठीक है, फ्लोराइड स्क्वायर एंटी। और ये सीरियम नाइट्रेट जो होता है वो आइकोसाहेड्रॉन होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये तो बड़ा ही सिंपल है। अब देखो +2 वैसे तो काफी लोग दिखाते हैं, जैसे समेरियम भी दिखाता है, यूरोपियम भी दिखाता है, एटरबियम भी दिखाता है, लेकिन सबसे स्टेबल अगर मैं कहूँ कोई होती है तो वो यूरोपियम की ही होती है केमिस्ट्री, जैसे सीरियम की +4 में होती है। तो मोस्ट स्टेबल इज यूरोपियम +2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल सकते हो, डी वाला इलेक्ट्रॉन F में चला जाता है। यूरोपियम रिसेंबल करता है कैल्शियम +2 के साथ, ये स्टेटमेंट याद रखना। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन CSIR नेट, गेट और जैम में आ सकते हैं। यूरोपियम रिसेंबल करता है कैल्शियम के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट में। सबसे पहले सल्यूबिलिटी, अगर आप देखो तो सल्फेट और कार्बोनेट कैल्शियम के इनसल्यूबल होते हैं, यूरोपियम के भी इनसल्यूबल होते हैं। क्लोराइड जो होते हैं वो इनसल्यूबल होते हैं, कैल्शियम के भी और यूरोपियम के भी, कॉन्क HCl में, नॉट एक्वियस, कॉन्क HCl में, HCl अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो। तीसरी पॉइंट, यूरोपियम और कैल्शियम दोनों को अगर लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो सॉल्युबल होते हैं। तो ये यूरोपियम जो होता है वो कैल्शियम की तरह बिहेव करता है। आई होप लिक्विड अमोनिया का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैंने एसिड बेस केमिस्ट्री में पढ़ाया है, काफी पढ़ाया है। लिक्विड अमोनिया जो होती है, अगर आप उसमें कोई भी मेटल को डालते हो तो मेटल वहां पर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे +2 बन गया। तो वहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल को सराउंड कर लेता है अमोनिया, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी सराउंड कर लेता है अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज अ पोलर कंपाउंड। अमोनिया इज अ पोलर कंपाउंड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। नॉन एक्वियस सॉल्वेंट केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इसको, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कलर दिखाते हैं, डीप ब्लू कलर, ब्रॉन्ज कलर, डिफरेंट कलर दिखाते हैं, डिपेंडिंग अपन आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया है या डाइल्यूट सोल्यूशन बना रखा है उसका, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया में दोनों की सॉल्युबिलिटी होती है। द लास्ट पॉइंट इज द ओनली डिफरेंस इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो
मैग्नेटिक मोमेंट पे बकायदा मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट और कलर स्पेक्ट्रा, ये दो टॉपिक भूल के भी मिस मत करना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नेट गेट में या जैम में आ सकते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से उनका कलर और स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह नहीं होता। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन ऑफ एन प्लस 2। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल लो, इस फॉर्मूले में डालो, हो गया। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बड़ा लंबा चौड़ा सा एक फॉर्मूला है जिसको मैं आपको अलग से बकायदा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे याद रखना। तो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है कि कैल्शियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि कैल्शियम में दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन पैड हो जाते हैं। लेकिन यूरोपियम में नहीं होता, क्योंकि यूरोपियम में 4f7 होता है। अब देखो एफ में वैसे ही हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट काफी हाई है, अप्रोक्सीमेटली 7.9 बोहर मैग्नेटॉन है। आई होप बोहर मैग्नेटॉन आप समझते हो। तो यूरोपियम के कंपाउंड्स का मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा होता है, पर कैल्शियम के कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक होते हैं। ये याद रखना, ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक ले लेते हैं एक और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो यार, लैंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, यूजुअली जो सॉल्ट्स बनते हैं, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनके अंदर। पहला पॉइंट ये याद रखना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, लैटिस एनर्जी, जो आपने सॉलिड आपका जिसको आप पानी में डालोगे वो कितना स्ट्रांगली बाउंडेड है, उसकी लैटिस एनर्जी कितनी, उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लग रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब उसमें से आयंस सेपरेट हो जाएंगे +3 में, +4 में या +2 में, जिसमें भी चले जाएंगे, उसको सराउंड करने के समय जब वाटर आता है जिसको हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहते हैं, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये दो फैक्टर्स होते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ाया जाता है। लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी और आपका हाइड्रेशन एनर्जी, ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। पर एक पैटर्न यहाँ देखा जाता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है इनमें से बहुत सारे सॉल्ट्स की, वो ग्रुप 2 का पैटर्न फॉलो करती है। जैसे ग्रुप 2 के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब आप बोलोगे ग्रुप 2 ही क्यों आप ले रहे हो, तो देखो भाई, इसका अगर आप पहले लेक्चर की स्लाइड पे जाओ तो मैंने आपको जब इनकी पोजीशंस के बारे में पढ़ाया था, देखो लैंथेनम जो होते हैं वो यहाँ, लैंथेनॉइड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जस्ट आफ्टर योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी ग्रुप 2 के बाद। इसलिए जब हम कंपेयर भी करते हैं ना, तो लैंथेनॉइड्स को जब हम कंपेयर करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज को, तो हम ग्रुप 2 के साथ सबसे पहले कंपेयर करते हैं। और इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ग्रुप 3 की ये तो है ही है, डी ब्लॉक तो है ही है हमारे पास ऑब्वियसली, पर इसके बाद अगर आप देखो तो पूरा ये पी ब्लॉक का ये सीरीज आता है। इसलिए कंपैरिजन किया जाता है या तो एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि मेटेलिक स्टेट में, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ, स्ट्रोंशियम बेरियम के साथ हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि वो वैसे ही काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और हैवी मेटल्स। आई होप समझ में आया बात। तो ये चीजें याद रखना यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ग्रुप 2 का पैटर्न फॉलो करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये कुछ याद ना हो तो सिर्फ इतना याद रखना, क्लोराइड, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स सॉल्युबल होते हैं। लेंथेनाइड्स, जितने भी लेंथेनाइड्स आपके पास है, उनके क्लोराइड्स, उनके नाइट्रेट्स और उनके सल्फेट्स सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑक्सलेट, कार्बोनेट और फ्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। अगर इतना भी आपको याद रहता है, आप काफी सारे क्वेश्चन टैकल कर लोगे। अगर भगवान करे इन्हीं में से क्वेश्चन आए आपके नेट में, गेट में, जैम में, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। सो दिस वीडियो इज इनफ। यहाँ मैं इस वीडियो में इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। वो जो 2 वीडियोस आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उन्हीं पे पूछे जाते हैं। अगर मैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सीएसए या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इवन आईआईटी जैम में भी आजकल ज्यादातर क्वेश्चन नेट की तरफ से ही आने लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। बाय बाय।